नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल कार्तिक स्टडी लाइन पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बीएड द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना वह हम भी एक विधि लिए हैं जिसे स्पीयरमैन ने दिया है, कोटि अंतर विधि या क्रम अंतर विधि के नाम से जानते हैं, जिसके लिए फार्मूला प्रयोग होता है रो, ये जो आपका पी की तरह बना है इसको बोलते हैं रो इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, जहाँ रो सहसंबंध गुणांक है और डी दोनों क्रमों का कि आपस में अंतर है, डिफरेंस, और सिग्मा डी स्क्वायर जो अंतर निकालेंगे उसका हम वर्ग करके जोड़ लेंगे। इसमें लिखा गया क्रमों के अंतरों के वर्गों का योगफल। n जो है वह कुल आवृत्तियों की संख्या या कुल प्राप्तांकों की संख्या कही जाती है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने से पहले हम लोग इस सारणी को जरूर याद रखेंगे। गुणांक की मात्रा जितनी आती है उस मात्रा के आधार पर सहसंबंध क्या होता है, तो आप इस सारणी को एक बार देख लीजिएगा। हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वहीं से हम लोग इस सारणी को अपने ध्यान में रखते हैं और रिजल्ट क्या निकल रहा है उसी अनुसार हम उसमें सहसंबंध को स्थापित कर लेते हैं। आइए एक प्रश्न को लेते हैं, उस प्रश्न के माध्यम से कैसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में और कैसे हम सॉल्व करके अपने उत्तर के द्वारा सहसंबंध की जानकारी प्राप्त करते हैं, आइए हम देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न जो पूछता है ठीक इसी प्रकार से होता है। दिया है छात्रों ने हिंदी व संस्कृत में निम्नलिखित प्राप्तांक प्राप्त किए जिनके मध्य सहसंबंध की गणना आपको करनी है। तो क्रमांक दिया है, हिंदी में प्राप्तांक दिया है और संस्कृत में प्राप्तांक दिया है। हम इस सारणी को परिवर्तित करते हैं कुछ इस तरह से, अपनी सारणी को इस तरह से परिवर्तित करेंगे। हमारे पास जो डाटा दिया था हमने उसको इस तरह से लिख लिया। R1 मतलब जो पहला सब्जेक्ट है उसके रैंक का निर्धारण करेंगे, R2 मतलब जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके रैंक का निर्धारण करेंगे, दोनों रैंकों का डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस का वर्ग कर लेंगे, वर्गों को जोड़ लेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाएगा। और जब हमें रो की गणना करनी है n का मान प्राप्त हो जाएगा और सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाएगा, तो हमारा आंसर आसानी से प्राप्त हो सकता है। आइए इसकी गणना के लिए हम लोग रैंक का निर्धारण करते हैं। जैसे एक दिया है हिंदी के प्राप्तांक जो हैं, इसमें रैंक का निर्धारण करें तो सबसे अधिक प्राप्तांक जो होगा उसको हम फर्स्ट रैंक पर रखते हैं। जैसे आप देखते होंगे फर्स्ट में 72, इसके लिए हम फर्स्ट रैंक का निर्धारण करेंगे। इसके बाद जो दूसरा रैंक निर्धारित होगा 67 है, यहाँ पर हम दूसरा रैंक देंगे। तीसरे रैंक के लिए उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसके बाद फिर ऐसे घटते हुए क्रम में हम रैंक का निर्धारण करते चले जाते हैं। ठीक, 6 हुआ, ठीक, 7 हो गया और 8 हो गया। अब एक R1 का हो गया, अब हम सेकंड का R2 का रैंक निर्धारण करते हैं। तो R2 के लिए सबसे हाईयर 70 है, 1, 65 के लिए 2, इस तरह से घटते हुए क्रम में, इस तरह से हम घटते हुए क्रम में रैंक का निर्धारण करते जाते हैं। फिर हम 4 देंगे, यहाँ पर 58 के लिए 4, 5, फिर 6, 7 और 8 रैंक का निर्धारण हुआ। हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, फर्स्ट रैंक में से दूसरे को घटा देखें, जैसा कि R1 - R2 लिखा गया है। यही D होगा हमारा। R1 - R2 करेंगे तो 3 में से 2 निकलेगा, 1 बचेगा, 1 में से 3 निकलेगा, -2 बचेगा, 6 में से 8 निकलेगा, -2 बचेगा, फिर 0 होगा, 2 में से 1 निकलेगा, 1,
0 1 और 1 यहाँ पे आएगा। इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। 1 4 4 0 1 1 और 1 ऐड करते हैं। 1 4 1 5 4 9 10 11 12 सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 12 आ गया। n का मान ज्ञात करेंगे तो कुल क्रमांक कितने हैं, कुल प्राप्तांक 8 हैं। अब हमारे सामने इसे ज्ञात करना है। ये आ गया 12, n का मान 8 है। अपने सूत्र में हम रख देंगे 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 12 बटे n का मान 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 6 इंटू 12 अपान 8 इंटू 8 का वर्ग करेंगे 64, 64 में से 1 निकलेगा 63। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस इसका, जब हम इसे हम सॉल्व करते हैं तो आता है 0.14 माइनस कर देंगे आएगा 0.86। ये देखिए प्लस में आया या माइनस में आया, 0.86 आया। अब हम सहसंबंध के लिए इसके आधार पर कह सकते हैं कि हिंदी और संस्कृत दोनों में कौन सा सहसंबंध होगा। जब हम सारणी देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि अति उच्च सहसंबंध है। हिंदी और संस्कृत में अति उच्च सहसंबंध होगा। दोस्तों इस तरह से हम लोग सहसंबंध की गणना करते हैं। सहसंबंध गुणांक को निकाल करके सहसंबंध की हम व्याख्या कर देते हैं। आगे ये एक दूसरा प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस प्रश्न को लिए हैं। इसमें दिया है जब जैसे कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक सेम हो जाए तो उस समय रैंक का निर्धारण कुछ अलग ढंग से होता है। उसी के लिए हम इस प्रश्न को लिए हैं। तो यहाँ पर दिया है 10 विद्यार्थियों के इतिहास और नागरिक शास्त्र के प्राप्तांक दिए गए हैं। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करके उसकी व्याख्या कीजिए। मतलब बता देना है कि कौन सा सहसंबंध होगा। देखेंगे प्रश्न यही है। हमने इसको इस तरह से लिखा और इतिहास नागरिक शास्त्र दोनों के सब्जेक्ट में कितने अंक प्राप्त किए छात्रों ने, कुल 10 छात्र हैं। छात्रों की कुल संख्या यानी इक्वल टू 10 हो जाएगी। अब हम रैंक का निर्धारण करते हैं। देखिएगा फर्स्ट के लिए 35 यहाँ है और 35 यहाँ पर। तो अब किसको हम 1 दें और किसको हम 2 दें। जब दोनों लोग 35-35 नंबर पाए हैं तो हम यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं किसे हम फर्स्ट पर रखें और किसे सेकंड पर। इसलिए दोनों के रैंक को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देंगे। क्योंकि 2 ही हैं इसलिए 2 से भाग दें। अगर कोई और 35 पाया होता, 3 लोग होते, तो हम तीनों के रैंक को जोड़ करके 3 से भाग देते, अर्थात उसका माध्य निकाल करके जो आएगा वही दे दिया जाएगा। तो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक, फर्स्ट और मतलब 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे 3 आएगा। 3 का आधा करेंगे, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा। 1.5 इसके लिए और 1.5 इसके लिए रैंक का निर्धारण हुआ। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब 1 और 2 रैंक तक पहुंच गए। अब हमें अगली संख्या को 3 रैंक देना है। तो इससे छोटा जो है 35 से छोटा, इसमें देखिए आपको 30 दिखाई दे रहा होगा। 30 30 30 3 बार है, मतलब 3 4 5। 3 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा। सभी के लिए 4 रैंक का निर्धारण हुआ। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहां तक, 5 संख्याओं को दे चुके हैं, मतलब 5 रैंक तक पहुंच चुके हैं। अब हमें अगली जो छोटी संख्या इससे होगी उसे हमें 6 देना होगा। तो 6 के लिए जो हम चयनित करेंगे उससे छोटी संख्या 26, इससे छोटी संख्या जो होगी वह 7वीं रैंक पर आएगी, उससे छोटी जो संख्या होगी वह 8वीं रैंक पर आएगी, उससे छोटी जो संख्या होगी वह
9वीं रैंक पर आएगी, फिर इससे छोटी जो होगी वह 10वीं रैंक पर आएगी। देखिए इसी तरह से हम इसके भी रैंक का निर्धारण करते हैं। देखिए इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वह 37 है, इसे हम 1 देंगे। उससे छोटा जो है वह 35 है, इसे हम दूसरे रैंक पर रखेंगे। इससे जो छोटा होगा, अब देखिए 35 से छोटा जो है वह आपका 32 होगा। 32 2 बार है, मतलब 2 रैंक तक गए हैं। अब 3 और 4, 4 3 7, 7 में 2 से भाग दे देंगे, 3.5 इसके लिए, 3.5 इसके लिए, 4 तक हो गया। अब हम लोग 5वें पर चलेंगे। 5 किसको दिया जाए, उससे जो छोटा होगा। तो 30 एक ही बार है, इसलिए इसको 5 हम देते हैं। 6वें रैंक पर चलेंगे। 6 किसे दिया जाए, जो उससे छोटा हो। 7 किसको दिया जाए, जो 28 से छोटा होगा। 28 से छोटा आप देखेंगे 24 है, 24 2 बार है, मतलब 7वीं और 8वीं रैंक। 8 और 7 15, 15 में 2 से भाग देंगे, 7.5 यहाँ पर, 7.5 यहाँ पर, मतलब 7 और 8 हो गया। अब बचा क्या है, 9 और 10। इसे हम 9 देंगे, 23 बड़ा है, 20 छोटा है, इसे हम 10 देंगे। रैंक का निर्धारण हो गया। हम ध्यान देंगे रैंक को ही, जब सेम प्राप्तांक मिले तो रैंक को ही जोड़ करके हम उसके रैंक आर्डर को ही जोड़ करके हम उसका माध्य निकालेंगे और सभी प्राप्तांकों को हम वही माध्य रैंक कर देते हैं। दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए 1.5 में से 2 निकलेगा, आपका आएगा -0.5। यहाँ से 8 में से ये 7.5, ये 660 हो जाएगा। यहाँ पर 10.5 बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, ये होगा 10.5 माइनस में, ये हो जाएगा आपका -1। यहाँ पे आपका हो जाएगा 10.5, यहाँ पे भी हो जाएगा 10.5। ठीक, आगे देखिए इसका हम अब वर्क करते हैं, तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 25 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी होगा 25, यहाँ पर तो हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर होगा 25 और यहाँ पर हो जाता है 25। ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2.50। ऐड कर लीजिएगा आप लोग, ऐड करेंगे तो आएगा 2.50। अब हमें n की वैल्यू प्राप्त हो गई और सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई 2.50। ठीक, अब ये वैल्यू प्राप्त हुई तो हम इसमें रख देंगे, इसका मान रखेंगे इसमें, तो आपका हो जाता है 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 2.50 अपान n का मान 10 इंटू 10 का स्क्वायर -1। हल करेंगे 1 - 6 इंटू 2.50 अपान 10 इंटू, अब ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 में से 1 निकलेगा 99। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 1 - 0.015। सॉल्व करते हैं तो आएगा 0.985। इसके लिए जो सहसंबंध होगा, सहसंबंध गुणांक को देखेंगे तो इसमें जो है वह धनात्मक है और अति उच्च सहसंबंध है, क्योंकि आप सारणी देखेंगे तो ±0.81 से लेकर के ±0.99 तक अति उच्च सहसंबंध होता है। क्या होगा, अति
उच्च सह संबंध, मतलब हम कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र और इतिहास दोनों विषयों में अति उच्च सहसंबंध होगा। इस तरह से हम लोग सहसंबंध की गणना करते हैं। आप लोग इसे ज़रूर देखिए वीडियो को। जो नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे 100% मैं यह चैलेंज करता हूँ कि यह पूछा ही जाएगा, कन्फर्म है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज 4 साल से लगभग प्रत्येक वर्ष सहसंबंध का एक प्रश्न आता ही है। तो आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे से अच्छा मार्क लाइए। थैंक यू।